कैरियर मेकर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। लर्निंग सीरीज के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, और देखेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के आर्टिकल, देखेंगे कौन सा राष्ट्रपति किस क्रम में रहा है, और अगले दिन हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है, तो आइए थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखें, पहली बात, जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के बारे में पहले ये जानें कि राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने लिया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, एक बात और देखिए, अगली वाली स्लाइड में देखते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में आप पहले ये जानें कि जो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति की जो तुलना है, जो कंपैरिजन है, वो हम करते हैं ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, तो और राष्ट्रपति पर को हटाया जाता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाते हैं। तो राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है ये भी हमने कहाँ से ली है भाई? अमेरिका के संविधान से ली है। तो याद रखें, राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है ये दोनों की दोनों कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। जबकि बात और याद रखें, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। ये हमने लिया है आयरलैंड के संविधान। ये राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, ये आयरलैंड के संविधान से। तो राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है ये हमने ली है ब्रिटेन के अमेरिका के संविधान से, और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसे चुनाव होगा राष्ट्रपति का, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और जबकि राष्ट्रपति की तुलना किससे करते हैं? कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से ले। तुलना का मतलब है जिस प्रकार ब्रिटेन में आपका भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, उसी तरह ब्रिटेन में भी राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति होती है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति ब्रिटेन में होती है, इसी तरह भारत में का भी जो राष्ट्रपति होता है वो भी नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति होती है। जबकि भारत का वास्तविक कार्यपालिका जो प्रमुख होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो तुलना हम ब्रिटेन से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर भी नाम मात्र का राष्ट्रपति का पद होता है और यहाँ पर भी नाम मात्र का राष्ट्रपति का पद होता है। इस वजह से हमने राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के संविधान से की है। ठीक है, और जबकि हमने पद कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। तो देखें, आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद मतलब आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 क्या कह रहा है? आर्टिकल 53 कहता है कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर। कार्यपालिका शक्ति क्या है? तो कार्यपालिका शक्तियां जो हैं, आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में होगी और वह उस शक्ति का प्रयोग या तो अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और यहाँ पर अधीनस्थ कौन होते हैं? अधीनस्थ का मतलब है मंत्री परिषद। ठीक है, तो मतलब जितने भी काम है राष्ट्रपति, तो वो राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करता है। जितनी भी सारी नियुक्तियां हैं तो वो राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करता है, वो सारी की सारी मंत्री परिषद की सलाह से की जाती हैं। ठीक है, तो जो कार्यपालिका शक्ति है, यदि कार्यपालिका शक्ति एक शब्द में बताना चाहूँ इसका अर्थ, तो जितनी भी सारी नियुक्तियां हैं ये आपका कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आती हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति आपका कैग की नियुक्ति करता है, आर्टिकल 148 के तहत भारत का राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है, ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। आर्टिकल 217 के तहत भारत का राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये भी राष्ट्रपति की क्या है? कार्यपालिका शक्ति है। तो जितनी भी सारी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं। जैसे कैग की नियुक्ति 148 के तहत हो रही है, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 124 के तहत हो रही है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 217 के तहत कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखें 53 के बाद आर्टिकल 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब इसका है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो ये कहलाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से
ठीक है। एक बात और याद रखें, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी भी लिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, ठीक है, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथ ही साथ अभी नवीन व्यवस्था के अनुसार आपका दिल्ली, पुदुचेरी, ठीक है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर अभी लिया नहीं है, लेकिन इस बार से जम्मू कश्मीर के भी लेंगे। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका केवल संघ शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में ही विधानसभाओं का गठन हुआ है। इस वजह से आपका दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखिए, दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित होते हैं, एक मनोनीत होते हैं। निर्वाचित का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो चुनाव लड़े हों और चुनाव में जीते हों, वो निर्वाचित कहलाते हैं। और मनोनीत का मतलब होता है कि आपका राष्ट्रपति अपने मन से बना देता है, नॉमिनेट कर देता है, वो मनोनीत होते हैं। तो याद रखें, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उसका कारण ये है कि क्योंकि राष्ट्रपति उनको खुद मनोनीत कर रहा है। जब राष्ट्रपति मनोनीत कर रहा है तो राष्ट्रपति उनको चुन रहा है, तो वो राष्ट्रपति को कैसे चुन सकते हैं? इस वजह से राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये भी याद रखें। ठीक है, इसी तरह आर्टिकल 55 जो है, आर्टिकल 55 में लिखा है राष्ट्रपति का इलेक्शन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है आर्टिकल 55 में लिखा है, तो याद रखें राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, ठीक है, मत पद्धति द्वारा। और कैसे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, एक डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जिनको हम चुने, यदि वही वोट हमारी पास जाए तो प्रत्यक्ष चुनाव है, और जिनको हम चुने और हमारे द्वारा चुने गए कैंडिडेट किसी दूसरे व्यक्ति को चुने, वो कहलाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो याद रखें, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इसी दिन मैं आपको अलग से वीडियो में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति समझाऊंगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। याद रखें कि राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने कहा लोकसभा, तो लोकसभा से बनते हैं आपके सांसद, तो लोकसभा से बनते हैं आपके सांसद, तो सांसद। इसी तरह राज्यों की विधानसभा से बनते हैं विधायक। ठीक है, मतलब आपका सांसद और विधायक भाग लेते हैं। तो जो सांसद सदस्य होता है वो वोट डालने के लिए, सांसद सदस्य जो होता है वो वोट डालने के लिए आपका कहाँ पर जाता है? दिल्ली में वोटिंग करता है सांसद सदस्य। जबकि जो विधायक होते हैं वो अपने अपने राज्यों की राजधानी में मतदान करते हैं, अपने अपने राज्यों की राजधानी मतदान करते हैं, मतलब जहाँ का विधायक होगा वहाँ की राजधानी मतदान करेगा। तो सांसद सदस्य वोट डालने के लिए दिल्ली में जाते हैं, जबकि जो विधायक सदस्य होते हैं अपने अपने राज्यों की राजधानी में मतदान करते हैं। यदि आपका सांसद सदस्य दिल्ली नहीं जाना चाहता है, यदि सांसद को लगता है कि भाई हमें दिल्ली में वोटिंग करने नहीं जाना है, तो सांसद सदस्य भी अपने राज्य की राजधानी में मतदान कर सकता है। लेकिन इसकी सूचना आपको चुनाव आयोग को देनी होगी। भाई इसकी सूचना आपका चुनाव आयोग को कितने दिन पहले देनी होगी? 10 दिन पहले चुनाव आयोग से बताना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन से, कि हम आपका दिल्ली में वोटिंग करने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चुनाव आयोग को यदि 10 दिन पहले बता देंगे तो सांसद सदस्य भी आपका क्या कर सकते हैं? भाई दिल्ली न जा करके अपने राज्य की राजधानी में वोटिंग कर सकते हैं। यदि 10 दिन के बाद बताएंगे तो आपको कुछ स्थितियां नहीं सुधरेंगी। दूसरी बात आपके दिमाग में आएगा, क्या विधायक दिल्ली जा सकते हैं? तो विधायक दिल्ली नहीं जा पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो
सांसद सदस्य आपका दिल्ली में मतदान करेंगे और विधायक सदस्य अपने राज्य की राजधानी में मतदान करेंगे। इसके अलावा एक बात और याद रखें, राष्ट्रपति के चुनाव में आपको 15,000 रुपये जमा करवाने होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको 15,000 रुपये जमानत के तौर पर देने पड़ते हैं और ये 15,000 रुपये आपका जमा करवाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करने होते हैं। और यदि आप 1/6 वोटें प्राप्त नहीं करते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। मतलब 1/6 वोटें प्राप्त करना क्या है, आवश्यक। यदि आपको 1/6 वोटें मिल जाती हैं तो आपका 15,000 रुपये वापस कर दिया जाएगा और यदि 1/6 वोटें प्राप्त नहीं करते हैं तो 15,000 रुपये जब्त कर लिया जाएगा। तो ये है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, देखें अगला क्या है। अगला है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 कहता है कार्यकाल। राष्ट्रपति का टेन्योर है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है, टेन्योर ऑफ ऑफिस। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो याद रखें, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से, जब राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेता है, जब से शपथ ले लेता है, पद ग्रहण की तिथि से भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रह सकता है। इसके अलावा 3 ऐसे तरीके हैं जिनसे राष्ट्रपति का पद रिक्त भी हो सकता है। जो पहला तरीका है कि राष्ट्रपति के रिक्त का, कि राष्ट्रपति की आकस्मिक क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। जो दूसरा तरीका है, पहला तरीका राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए। दूसरा जो तरीका है, राष्ट्रपति अपना क्या कर दे दे, त्याग पत्र दे दे, उपराष्ट्रपति को संबोधित करे और अपना क्या दे दे, त्याग पत्र दे दे, तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। और तीसरा एक तरीका है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट की प्रोसेस के द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाए तो आपका राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। याद रखें, महाभियोग से हटाने की जो बात है आर्टिकल 56 कहता है, लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 56 में नहीं है, वो आर्टिकल 61 में है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने की जो प्रक्रिया है वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में है। जबकि राष्ट्रपति को हटाएंगे हम, महाभियोग से हटाया जा सकता है, ये आर्टिकल कहाँ पर लिखा हुआ है, 56 में लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 57 क्या कहता है, आर्टिकल 57 कहता है पुनः निर्वाचन, री इलेक्शन। मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे आप देखेंगे अमेरिका में जो होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्षों का, जबकि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। तो अमेरिका में यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो केवल 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बनेगा। जैसे बाराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति बन गए हैं अमेरिका के, तो वो अब जीवन में दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। जबकि भारत में ऐसा नहीं है फिक्स कि राष्ट्रपति आपका दोबारा नहीं बन सकता। आर्टिकल 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, 57 के बाद देखें आर्टिकल 58 में लिखा है राष्ट्रपति की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए भाई राष्ट्रपति की योग्यताएं। तो राष्ट्रपति की पहली जो योग्यता होती है, कि पहली योग्यता तो यही है कि भाई वह भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो भाई, नागरिक हो। जो उसकी दूसरी योग्यता है राष्ट्रपति की, उसकी आयु 35 वर्ष हो। और जो तीसरी योग्यता है वह है लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ध्यान रखें, केवल योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य ना हो। मान लो कोई भी व्यक्ति जो आपका राष्ट्रपति बनना चाहता है वो लोकसभा का सदस्य है, फिर क्या होगा, तो उसे पुराना वाला जो आपका पद है वो छोड़ना पड़ेगा। तो पुराना वाला पद छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका राष्ट्रपति बन पाएगा। तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की केवल योग्यता रखता हो। अब आपके दिमाग में आएगा लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता क्या है। तो याद रखें, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपका 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य क्या होते हैं भाई, अनुमोदक होते हैं। प्रस्तावक वो होते हैं जो आपका प्रस्ताव लेकर के जाते हैं, अनुमोदक अप्रूवल करने वाले होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में जब सरपंची का चुनाव होता है, जब सरपंच, तो आपको सरपंच लोग बोलते हैं कि भाई हमारे साथ चलो, ठीक है, कुछ गांव के लोगों को ले जाते हैं। तो जो गांव के लोगों को साथ में ले जाते हैं वो कौन ले जाते हैं भाई, वो होते हैं प्रस्तावक। ठीक है, और वहाँ पर जो फॉर्म भरते हैं उसमें कुछ लोग आपके कह देते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है, इसका फॉर्म भरने लायक है, तो वो व्यक्ति कौन होते हैं भाई, अनुमोदक होते हैं, अनुमोदक होते हैं। इसी तरह राष्ट्रपति में 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। याद रखें, ये जो 50-50 यानी 100 सदस्य होंगे,
ये आपके कहाँ के सदस्य होने चाहिए, संसद के सदस्य होने चाहिए। मतलब सांसद और विधायक इनमें से कोई व्यक्ति चल पाएगा। संसद के सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा से उनका संबंध होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि गांव घर परिवार वालों को ले जा रहे हो राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि योग्यता में पहली क्या है, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। इसके लिए 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य क्या होते हैं, अनुमोदक। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उपराष्ट्रपति के लिए 20 सदस्य प्रस्तावक और 20 सदस्य अनुमोदक होते हैं। ठीक है, इसी तरह अब आर्टिकल 59 में लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 59 में क्या है, आर्टिकल 59 में लिखा है राष्ट्रपति के लिए अन्य शर्तें। अन्य शर्तें का मतलब क्या है भाई, और राष्ट्रपति में क्या हो सकता है, तो देखो अन्य शर्तें में ये है कि राष्ट्रपति को आपका बिजली पानी आवास, अन्य शर्तों में ये है कि राष्ट्रपति को बिजली है, राष्ट्रपति को पानी है, राष्ट्रपति को आवास है, ये सब क्या दिया जाता है भाई, मुफ्त दिया जाता है। बिजली पानी ये सब आवास सब मुफ्त दिया जाता है। साथ ही यदि राष्ट्रपति के बच्चे हैं तो उनको पढ़ने के लिए आपका क्या है कि पढ़ने के लिए शिक्षा भी मुफ्त दी जाती है। साथ ही साथ राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए महीने की पेमेंट दी जाती है। ठीक है, और ये जो वेतन होती है ये टैक्स फ्री होती है, इसमें 1 भी रुपए का टैक्स नहीं लगता है। तो भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए दी जाती है और इसकी आधी यानी 2.5 लाख रुपए राष्ट्रपति को क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है। याद रखें, तो ये है राष्ट्रपति के लिए अन्य शर्तें। ठीक है, अन्य शर्तों के अलावा देखें आर्टिकल 60 में है ओथ यानी शपथ, शपथ और प्रतिज्ञा है। ठीक है, तो आर्टिकल 60 में है शपथ कि राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेगा, तो याद रखें जो राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेगा। यदि वो भी नहीं है तो अन्य ऐसे करते करते आपका नीचे तक जहां तक आ पाएगा वहां तक शपथ लेगा। लेकिन याद रखें हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सामने कभी नहीं लेगा, हमेशा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सामने ही राष्ट्रपति शपथ लेता है। तो ये है आर्टिकल 60 राष्ट्रपति का शपथ। ठीक है, आर्टिकल 61 में महाभियोग नहीं है, महाभियोग है, इम्पीचमेंट। ठीक है, आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग है, महाभियोग। ठीक है, महाभियोग। ठीक है, महाभियोग मतलब ये क्या है कि भाई राष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति पर क्या लाया जाता है, महाभियोग लाया जाता है, इम्पीचमेंट लाया जाता है। ठीक है, अब महाभियोग क्या होता है भाई, कि यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति को ऊपर क्या लाना पड़ेगा, महाभियोग लाना पड़ेगा। मतलब राष्ट्रपति को ऐसे नहीं हटा दिया जाता है, राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, महाभियोग से हटाते हैं। देखो होता क्या है महाभियोग, देखो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा के लोग ले आए राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग, चाहे राज्यसभा के लोग ले आए, संसद के का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकता है। ठीक है, शर्त क्या है भाई, जो भी सदस्य महाभियोग लाएंगे, जो भी सदस्य महाभियोग लाएंगे, मान लो लोकसभा के लोग ला रहे हैं महाभियोग, तो लोकसभा के पहले 1/4 लोग हस्ताक्षर करेंगे, 1/4 लोग हस्ताक्षर करेंगे, फिर वो पूरी लोकसभा के सामने आ जाएगा। फिर लोकसभा के सभी लोगों को पता चलेगा कि कुछ लोग राष्ट्रपति को हटाना चाह रहे हैं। तो पहली शर्त ये है कि जो भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग ला रहा है उनके 1/4 लोग पहले एक कागज बनाएं और उसमें लिखें कि हम राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग ला रहे हैं, उसके 1/4 लोग हस्ताक्षर करें और ये हस्ताक्षर वाला जो कागज है, एक कागज पहुंच जाएगा राष्ट्रपति के पास। और यदि लोकसभा के लोग ला रहे हैं तो एक कागज पहुंच जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के पास, लोकसभा के अध्यक्ष के पास। यदि राज्यसभा के लोग ला रहे हैं तो एक कागज राष्ट्रपति के पास जाएगा और एक कागज राज्यसभा के सभापति के पास जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं होता है, अध्यक्ष के स्थान पर होता है सभापति। ठीक है, तो ये कागज जब 1/4 लोग हस्ताक्षर करेंगे तो ये कागज कहाँ पर जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और यही कहलाती है 14 दिन पहले सूचना। प्रश्न आता है राष्ट्रपति को हटाने की कितने दिन पहले सूचित करना अनिवार्य है, 14 दिन पहले। तो जो हस्ताक्षर किया हुआ कागज है वो राष्ट्रपति को पहुंचा दिया जाता है 14 दिन पहले। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, जैसे लोकसभा के लोग ला रहे हैं महाभियोग, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा को समझाने का प्रयास करेगा। ठीक है, एक बात और, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आपका साबित कदाचार के आधार पर लाया जाता है। साबित कदाचार का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति ने संविधान का फायदा उठाया है या राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण करने का प्रयास किया है,
तो यदि ऐसा आधार है तो आपको साबित करना पड़ेगा, तो ये संसद के लोग साबित करते हैं, इसीलिए महाभियोग आ रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि पहली शर्त क्या है, संसद के किसी भी सदन में आएगा। दूसरी शर्त ये है कि लोकसभा के 1/4 लोग, मान लो लोकसभा के लोग ला रहे हैं, तो लोकसभा के 1/4 लोग हस्ताक्षर करेंगे और एक कागज राष्ट्रपति के पास जाएगा और एक कागज लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाएगा। अब लोकसभा का अध्यक्ष पूरी लोकसभा को बता देगा कि 1/4 लोग राष्ट्रपति के को हटाना चाह रहे हैं। तो जब पूरी लोकसभा के सामने कागज आएगा, तो यदि लोकसभा के लोग उस कागज को 2/3 से आपका पारित, 2/3 का मतलब विशेष बहुमत से पारित कर देते हैं, तो ये लोकसभा में पारित हो गया। अब यही कागज कहाँ पर जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा के पास जाएगा और राज्यसभा भी राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। और यदि राज्यसभा को लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का फायदा उठाया है और राज्यसभा के सदस्य भी इसे विशेष बहुमत यानी 2/3 से पारित कर देते हैं, तो अब राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति को अपने पद से क्या कर दिया जाएगा भाई, हटा दिया जाएगा। मान लो राज्यसभा के लोगों ने जांच की और राज्यसभा के लोगों ने पाया कि राष्ट्रपति दोषी नहीं है, तो आपका ये प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाएगी। याद रखें, दोनों सदनों से विशेष बहुमत यानी 2/3 से पारित करना अनिवार्य है। यदि एक भी सदन पारित नहीं करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी, और यदि दोनों सदन पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। एक बात और याद रखो, आज तक अभी कोई ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए हैं जिनको महाभियोग से हटा दिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर भी महाभियोग लाया जाता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर भी महाभियोग लाया जाता है, ठीक है। तो आज तक भारतीय इतिहास में किसी भी व्यक्ति के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया है, ना तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों किसी व्यक्ति को महाभियोग से नहीं हटाया गया है, ठीक है। रामास्वामी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे 1992 में कि रामास्वामी, तो रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, पारित भी हो गया था, लेकिन जिस सदन ने महाभियोग उनके ऊपर लगाया था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के ऊपर, तो उन्होंने अपना वापस ले लिया था और वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। तो याद रखें, भारतीय संविधान में कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसमें व्यक्ति को महाभियोग से हटा दिया गया हो। ना तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कभी हटाया गया है और ना ही भारत के किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया गया है। तो याद रखें, ये है राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात, ठीक है। इसके अलावा अब देखें, अब है भारत के प्रमुख राष्ट्रपति की कौन राष्ट्रपति बना है। तो देखो, आपको समझ में आया होगा कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद था, 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति थी, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल था, निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन था कि कैसे चुनाव में भाग लेता है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का क्या था, कार्यकाल था। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन था कि दोबारा निर्वाचित हो सकता है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं थी। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के लिए अन्य शर्तें थी कि भाई और क्या क्या हो सकता है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के लिए क्या थी भाई, शपथ थी, ठीक है। तो ये एक एक आर्टिकल आपके दिमाग में जब बैठा रहेगा तो आपसे चीज़ें बन पाएंगी, ठीक है। अब देखें, अब क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये लिखे हुए हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रपति किनका संबंध कहाँ से है, कौन कब तक राष्ट्रपति रहता है, ठीक है। तो देखिए, अब पहले जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनका जो संबंध है ये कहाँ से था, बिहार से इनका संबंध है, ठीक है। इनका जो संबंध है ये कहाँ से है, बिहार से है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर मंत्री शुरुआत में रहे हैं, और याद रखें ये 3 बार आपका क्या रहे हैं, देखें 13 मई 1952, 13 मई 1957, 13 मई 1962, मतलब ये टोटल मिलाकर के 12 साल 107 दिन राष्ट्रपति रहे हैं। एक बार 50 में, एक बार 52 में चुनाव जीते हैं, एक बार 57 में चुनाव जीते हैं, ठीक है। तो ये 3 बार राष्ट्रपति रहे हैं, और इनका जो संबंध था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से था, मतलब इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से था। तो याद रखें, पहले जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनका संबंध बिहार से है ये, ठीक है, और 3 बार बने हैं, ठीक है। 50 में, 52 में और 57 में 12 साल 107 दिनों तक रहे हैं, ठीक है। और याद रखें, जब ये राष्ट्रपति थे इनके टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो थे इनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन थे इनके टाइम पे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे देखिए, अब ये क्या थे, दूसरे नंबर पे आपका जो राष्ट्रपति बने बाद में कौन बने भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे राजेंद्र प्रसाद बने, दूसरे नंबर पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो आपके अभी उपराष्ट्रपति बने हुए थे, ठीक है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो संबंध है ये कहाँ से है, तमिलनाडु से है, ठीक है। और ये आपका 1962 में इलेक्ट हुए थे, ठीक है, इलेक्शन हुआ था इनका, और इनका कार्यकाल कितना रहा भाई, 5 साल रहा।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये तीसरे नंबर पे रहे हैं। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है भाई? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये 1967 में आपका ये बने हैं और 1 साल 355 दिनों तक रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका वेंकटगिरी बने हैं। ठीक है, वेंकटगिरी बने हैं। ठीक है, वेंकटगिरी आपका कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है और ये भी कितने रहे हैं? 78 डेज रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार ठीक है, पहले हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। ठीक है, अब ये कौन है? एम हिदायतुल्ला है। एम हिदायतुल्ला रहे हैं, छत्तीसगढ़ से संबंधित थे। ठीक है, अब बराह वेंकटगिरी है। बराह वेंकटगिरी, इनका संबंध उड़ीसा से था और ये भी कितने साल रहे हैं भाई? 5 साल रहे हैं। इनका याद रखें, ये 35 दिन रहे हैं। 35 दिन रहे हैं, एक्टिंग रहे हैं, एक्टिंग। ठीक है, मतलब कार्यपालक रहे हैं। ठीक है, पूरी तरह से नहीं बने थे, एक्टिंग मतलब राष्ट्रपति नहीं रहे होंगे तो इनके स्थान पर ये कुछ समय के लिए बैठ गए होंगे। कुछ समय का मतलब कितने दिन तक बैठे थे? ये 35 दिनों तक बैठे थे। ठीक है, इसके अलावा चौथे नंबर में आपके रहे हैं कौन? वी वेंकटगिरी, बराह वेंकटगिरी। ठीक है, फिर आपके 5वें नंबर में रहे हैं कौन? 5 नंबर में रहे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। और फखरुद्दीन अली अहमद 2 साल 171 दिनों तक रहे हैं। इसमें याद रखें, इनका जो फखरुद्दीन अली अहमद हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनके टाइम पे बीडी जत्ती रहे हैं। ठीक है, फिर एक्टिंग में रहे हैं कौन? एक्टिंग में एक बार बीडी जत्ती भी बने। प्रश्न आता है एक्टिंग आपका प्रेसिडेंट कौन बना है? तो एक्टिंग में आपका बीडी जत्ती रहे हैं। ठीक है, 6वें नंबर में आपका कौन रहे भाई? नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं और इनका जो संबंध है आंध्र प्रदेश से है और ये आपका 5 सालों तक बने रहे हैं। ठीक है, 7वें नंबर पे आपका रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, डाक संशोधन अधिनियम इनके समय पे आया था, डाक संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो डाक संशोधन अधिनियम को इन्होंने अपनी जेब में रख लिया था। ठीक है, तो एक वीटो पावर बन गया था, जेबी वीटो। तो डाक संशोधन अधिनियम इन्हीं के सामने आया था 1986 में। ठीक है, तो ये है 7वें नंबर में ज्ञानी जैल सिंह और ये कब तक रहे हैं? 5 साल तक रहे हैं और इनका जो संबंध है जैल सिंह का, ये पंजाब से है। ठीक है, आर वेंकट रमन, ये 8वें नंबर में रहे हैं, आर वेंकट रमन। ठीक है, और इनका जो संबंध है तमिलनाडु से है और ये भी कितने साल तक रहे हैं? 5 सालों तक रहे हैं। ठीक है, अगला देखें। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा बहुत महत्वपूर्ण है, ये 9वें नंबर के रहे हैं। कई बार पूछा जाता है कि इनका क्रम कौन सा था? 9वां था शंकर दयाल शर्मा का। ठीक है, और इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश से था, मध्य प्रदेश से संबंधित थे और याद रखें ये 1992 में बने हैं। 1992 बने हैं और कितने साल तक रहे हैं भाई? 5 साल तक रहे हैं, 97 तक। ठीक है, फिर 10वें नंबर के रहे हैं कौन? KR नारायण आपका प्रेसिडेंट बने हैं और इनका जो संबंध है केरला से रहा है। ये प्रेसिडेंट बने हैं, केरला से संबंध रहा है और ये 97 में बने हैं। ठीक है, और कितने साल तक रहे हैं भाई? 5 साल तक रहे हैं। ठीक है, इसी तरह APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम का क्रम याद रखें, ये आपके वैज्ञानिक थे और इनका जो क्रम है 11वें नंबर के थे। ठीक है, वैज्ञानिक थे ये और ये आपका कब से रहे हैं भाई? ये आपका 2002 में रहे हैं। ये 2002 में रहे हैं और कितने साल तक रहे हैं? 2002 में रहे हैं तो 5-7 साल 2007 तक रहे हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला जो 12वें नंबर में है ये है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी पाटिल आपका ये भी 5 साल रही हैं और ये कब बनी है? 2007 में इनका चुनाव हुआ था। ये भी 5 साल तक रही हैं, मतलब 7 से लेकर के कब तक रही हैं? 12 तक रही हैं। ठीक है, अगला देखें। 13वें नंबर में बने हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी बने हैं। ठीक है, और प्रणब मुखर्जी आपका 2012 में बने हुए हैं। 2012 में 5 साल रहे हैं, मतलब ये 2017 तक बने रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 14वें नंबर में आए हैं भाई कौन? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद आपका 2017 में बने हैं और रामनाथ कोविंद का जो संबंध है ये उत्तर प्रदेश से है। प्रणब मुखर्जी आपका पश्चिम बंगाल से हैं और रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, इसी तरह वर्तमान जो 15वें नंबर में है कौन? द्रौपदी मुर्मू है और इनका जो संबंध है ये कहाँ से है? उड़ीसा से। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है द्रौपदी मुर्मू का संबंध, ये उड़ीसा से है। ठीक है, और ये गवर्नर ऑफ झारखंड की गवर्नर भी रही है ये। ठीक है, और ये 2022 में बनी हुई हैं। अभी इनका कार्यकाल 1 साल 225 दिन का हुआ है अभी। ठीक है, और देखिए तो ये थे आपके राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के क्रम से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि शंकर दयाल शर्मा का कौन सा क्रम था, KR नारायण का कौन सा क्रम था, ठीक है, या APJ अब्दुल कलाम का कौन सा क्रम था, या कौन कब तक बना रहा है, तो ये भी याद रखें। देखिए अभी जो क्रम में सबसे ज़्यादा अभी जो बने रहे हैं, सबसे ज़्यादा कौन बना रहा है भाई? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद देखें सबसे ज़्यादा समय तक आपका रहने वाले कौन है? राजेंद्र प्रसाद आपका ये 12 साल 107 दिनों तक रहे हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।